हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम सर्वाधार को आगे लेके चलते हैं, जहां पर हम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। नाउ एज यू नो, हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या रहते हैं? ये मेजरली आपको 9 सोर्सेज देखने को मिलते हैं, जहां से हम न्यूज़ को पिक करते हैं एंड इवेंचुअली न्यूज़ के साथ साथ आपको यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी देखने को मिलती है। सो बेसिकली आप यहाँ पर इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। वंस यू हैव रेड द करंट अफेयर्स, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली न्यूज से मूव करते हैं। सबसे पहली न्यूज है अटल मिशन फॉर रेजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन विच इज अमरूत 2.0। ना कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, अंडर अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, cities are likely to initiate projects as a part of 100-day agenda of the National Democratic Alliance government during its third term. So basically 2.0 2021 में लॉन्च किया गया था। अमरूद के बारे में जानते हैं एंड इवेंचुअली 2.0 के बारे में भी जानेंगे कि इसके की फैक्टर्स, की एजेंडाज क्या हैं, क्योंकि वहां से ही आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट? सो लेट्स सी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अमरूद जो स्कीम है उसको 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका 2.0 वर्जन जो आपको देखने को मिलता है वो 2021 में लॉन्च किया गया है। इस मिशन का मकसद ही क्या है? यहां पर आपको कवर करनी है 500 सिटीज एंड टाउन्स विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख विद द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। पर्पस क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम देखिए, सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है। फॉर एग्जांपल, आपसे स्टेट एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है, अमरूद की फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे, राइट? कि अमरूद स्टैंड्स फॉर व्हाट, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। दूसरा, कब ये इनिशिएट किया गया था, वो रीसेंट स्कीम है कि काफी ओल्ड स्कीम है। ऐसे ही आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको जान लेते हैं। सो दैट इज एंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू टैप विद अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर। सो बेसिकली यहां पर टैप होना चाहिए और यहां पर अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर होनी चाहिए। नंबर 1, सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए। नंबर 2, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सिटीज बाय डेवलपिंग ग्रीनरी। सो यहां पर ग्रीनरी को डेवलप करना है। वेल मेंटेन्ड ओपन पार्क्स, ओपन स्पेसेस होने चाहिए। पोल्यूशन को रिड्यूस करना है बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज फॉर नॉन डेवलपमेंट पर्पसेस, राइट? नाउ ऐसे ही अमरूद 2.0 की बात करते हैं तो इसका मेन एजेंडा क्या था? देखिए, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। 2.0 की अगर बात करते हैं तो यहां पर एम क्या था? टू मेक द सिटीज वाटर सिक्योर। यहां पर प्राइमरी एजेंडा ही क्या था कि हम वाटर को सिक्योर करना चाहते हैं। क्लैरिटी है? आई होप यहां तक आपको समझ आया, राइट? नाउ एंड प्रोवाइडिंग फंक्शनल वाटर टैप। सो वाटर टैप यहां पर प्रोवाइड करना है टू ऑल द हाउस होल्ड्स इन ऑल द स्टैट्यूटरी टाउन्स। सो दैट इज वाई आपको देखने को मिलता है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं ना। एम्बिशियस टारगेट्स हैं। यहां पर क्या आपको प्रोवाइड करना है? 100% सीवेज मैनेजमेंट इन 500 अमरूद सिटीज। जो आपको 500 अमरूद सिटीज देखने को मिलती हैं उसमें 100% सीवेज ट्रीटमेंट मैनेजमेंट भी चाहिए, राइट? तो ये अमरूद 2.0 के मेजर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव से। अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो पेयजल सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयजल का मतलब होता है ड्रिंकिंग वाटर ना। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का सर्वे करवाया जाएगा, सर्वेक्षण करवाया जाएगा, जिससे होगा क्या? टू अ सर्टेन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ना। वाटर की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मिल पाए, जिससे कि सभी इक्वालिटी अटेन कर पाए। सो यहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज किया जाएगा। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं? मैप करना चाहते हैं कि कहां कहां पर वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जब हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं। तो सर्वेक्षण बेसिकली क्या करेगा? एनालाइज करने में हमें हेल्प करेगा, डेटा कलेक्ट करने में हमें हेल्प करेगा। क्लैरिटी है? नाउ टेक्नोलॉजी सबमिशन फॉर वाटर टू लेवरेज लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ वाटर। सो यहां पर टेक्नोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगी। हम बेसिकली वाटर मैनेजमेंट में टेक्निकलिटीज, टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम अच्छे से वाटर कंजर्वेशन कर पाए, वो भी यहां पर किया जाएगा। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक एटीट्यूडनल चेंज नहीं आएगा तब तक बिहेवियरल चेंज नहीं आ सकता है।
सो सबसे पहले आपको परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी। वो परसेप्शन क्या है कि वाटर को कंजर्व करना है, और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या बन जाता है, अवेयरनेस कैंपेन्स। सो यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाए जाएंगे, यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, राइट। सो बेसिकली आप देख सकते हैं जब हम अमरूद 2.0 की बात करते हैं तो ये मेजरली किससे डील करता है, वाटर कंजर्वेशन से। क्लैरिटी है, ठीक है। सो ये आपके अदर कंपोनेंट्स हो गए। नाउ प्रैक्टिस एन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस। नाउ आपको क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रस्ट एरिया ऑफ अमरूद। नाउ ए है वाटर सप्लाई, बी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग, मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और इज इट डी ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क। आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है अमरूद का, राइट। अमरूद के लिए बारे में हमने ऑब्जेक्टिव्स अभी रीड करके आए हैं, आपको इन चारों में से बताना है कौन सा आपको ये पार्ट ऑब्जेक्टिव अमरूद का नहीं देखने को मिलता है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। लेट्स सी द आंसर। आंसर यहां पर देखने को मिलता है, इट इज सी। देखिए यहां पर तो बल्कि बात की गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की, रादर दैन अर्बन ट्रांसपोर्ट, है ना। इसीलिए जो सी वाला पोर्शन है वो गलत हो जाता है, वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहां पर तो फोकस एरिया क्या है कि हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करना है रादर दैन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बाकी वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, वाटर ड्रेनेज से रिलेटेड बिल्कुल ठीक है, सीवरेज की बात करी गई है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। थर्ड की बात करते हैं तो यस, ये बहुत जरूरी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि ओपन स्पेसेस हो, ग्रीन स्पेसेस हो, जिससे कि हम पोल्यूशन को कम कर पाए, राइट। सो ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पार्ट हैं, लेकिन जो मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हम इसको डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं, हम फोकस क्या है कि हम यहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको एनहांस करें, एफिशिएंट बनाएं। क्लैरिटी है, ठीक है जी। सो ये प्रैक्टिस एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल गया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, अमरूद कब लॉन्च की गई, रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसके वर्जन्स आपको पता होने चाहिए, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दैट यू नीड टू नो। क्लैरिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, अगेन दिस कॉर्पोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे। लॉन्च्ड द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। नाउ एज द नेम सजेस्ट, भाई इसका काम क्या होगा, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना, राइट। सो आप देख सकते हैं, इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर 25 लाख वुमेन अक्रॉस इंडिया, providing them with these skills, knowledge and resources needed to start and grow a successful entrepreneur. So basically business को start करने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, क्या आपको यहाँ पर मदद चाहिए, वो मदद 25 लाख वुमेन को प्रोवाइड करी जाएगी। सो बेसिकली एम क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनाना, ठीक है। तो उनको जो भी नीड है, चाहे स्किल्स की नीड है, चाहे नॉलेज की नीड है, चाहे फंडिंग की नीड है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। डिवाइडेड इनटू 2 phases, 2 phases हैं। सो एनएसडीसी की अगर बात करते हैं, विद सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, will offer free online self-learning entrepreneurship courses through Skill India Digital Hub as part of the program. So basically इनको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया गया है, जहां से ये लर्न कर सकती हैं, सीख सकती हैं, स्किल्स अटेन कर सकती हैं, नॉलेज अटेन कर सकती हैं कि कैसे बिजनेसेस को चलाया जा सकता है, कैसे इफेक्टिव सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। इन द नेक्स्ट फेज जो होगा, जो एनएसडीसी है वो एक्सटेंड करेगी इंक्यूबेशन सपोर्ट टू 10,000 शॉर्टलिस्टेड कंटेस्टेंट्स अक्रॉस 100 बिजनेस मॉडल्स। ना बेसिकली इंक्यूबेशन सपोर्ट क्या होता है, देखिए जब कोई छोटा बच्चा, प्री मैच्योर बच्चा पैदा होता है तो उसको इंक्यूबेशन में रख दिया जाता है, इंक्यूबेटर्स में रख दिया जाता है। इंक्यूबेटर्स का मतलब क्या होता है कि उसको ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करना जिससे कि वो एक हेल्दी बच्चा बन पाए। ऐसे ही आपको यहां पर भी इंक्यूबेशन सेंटर्स देखने को मिलते हैं। आपका बिजनेस इस तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चल पाए, एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। रियल टाइम सिनेरियो आपको एक तरह से प्रोवाइड किया जाए, आपको बताया जाए कि अगर आप इसको लॉन्च करते हैं, अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं, तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं उससे। तो उनको कहा जाता है इंक्यूबेशन सेंटर्स। सो बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं।
क्लैरिटी है, ठीक है। सो ये 3 आपको देखने को मिलते हैं, इसके मेजर एम्स हैं ना। चैलेंजेस क्या होते हैं, देखो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम इतना ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। हमारी सोसाइटी इटसेल्फ पेट्रियार्कल है, प्लस जब हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं बहुत कम आपको देखने को मिलती हैं। सो चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है विमेन में। ऐसे ही मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है। कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है फैमिली कमिटमेंट्स में। मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स मतलब बिजनेस के लिए अगर उनको टूर ट्रैवल्स करने पड़ते हैं तो उसमें आपको कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि फैमिली की भी जिम्मेवारी होती है जिसकी वजह से उनको एक कंस्ट्रेंट देखने को मिलता है। ऐसे ही एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब इस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में जो चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं उसी को सपोर्ट करने के लिए ई लर्निंग कोर्सेज यहां पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जिससे कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हम नॉलेज और स्किल्स उनके घर बैठे ही दे सकें। तो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी भी एक चैलेंज बन जाता है, जिसको केटर करने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम चलाई गई है। क्लैरिटी है, ठीक है जी ना। बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे और भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मुद्रा लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मुद्रा लोन्स किसके लिए है, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, अगर आप उसको सेटअप करना चाहते हैं तो यहां पर आपको लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं विच आर नोन एज मुद्रा लोन्स। ऐसे ही स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अगर बात करते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, जिसको ट्रेड कहा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, रिसेंटली लॉन्च की गई थी। अब इसका मकसद क्या है, अंडर द स्कीम देयर इज अ प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to grant up to 30% of the loan or the credit, maximum up to 30 lakh as appraised by the lending institution or banks. So basically यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कितना का सपोर्ट कर रही है, 10-30 लाख तक का सपोर्ट कर रही है अगर वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं। अगर उनको क्रेडिट दे रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, राइट। सो ट्रेड स्कीम भी काफी ज्यादा आपको फेमस होती हुई दिखती है जहां पर हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। सो मुद्रा लोन्स, स्टैंड अप इंडिया एंड ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट विच इज ट्रेड, राइट। क्लैरिटी है। सो बहुत सारी स्कीम्स और भी चल रही हैं, ये आपको देखने को मिलता है, एक एनहांसमेंट है ना। एनएसडीसी के बारे में जान लेते हैं, विच इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में। कब, 2008 में, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसको कंपनीज एक्ट सेक्शन 25 के तहत बनाया गया है। नाउ अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं तो नाउ इट इज अंडर सेक्शन 8। इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे पहले तो क्या है, इसको बनाया कब गया था, 2008 में। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड इंस्टीट्यूशन है। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंटरप्राइज है, जो कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ काम करती है। अब इसका काम क्या है भाई, स्किल डेवलपमेंट करना है ना, एज द नेम सजेस्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। तो बेसिकली ये क्या करना चाहती है, ये क्रिएट करना चाहती है लार्ज क्वालिटी एंड फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ये फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहती है, यहाँ पर प्रमोट करना चाहती है, स्किल प्रोवाइड करना चाहती है, नॉलेज इनहांस करना चाहती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बन पाए, राइट। सो दिस इज एनसीडीसी, एनएसडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिस एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस। अगेन एनएसडीसी के बारे में आपसे पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग क्रिएशन ऑफ लार्ज quality for profit vocational institutions. NSDC is a not for profit company set up by the Ministry of Finance. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, only one, only two, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2. Again प्रीलिम्स के लिए NSDC is important, that is why हमने फ्रेम भी क्वेश्चन उसी पे किया है। So आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर सी है बच्चे, दोनों ही ठीक है। अभी हम पढ़ के आए, ये बेसिकली क्या करता है, ये कैटलाइज करता है क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी एंड फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर एनएसडीसी की बात करते हैं तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो किसके तहत बनाई गई है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 अंडर सेक्शन 8 ये बनाई गई है। और किसने बनाई थी, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एनएसडीसी को जन्म दिया है
2008 में बनाई जाती है। किसके तहत बनाई जाती है? इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। किसके तहत? कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 अंडर सेक्शन 8, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज NATS 2.0। ना NATS है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम विच इज NATS। सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहां पर 100 करोड़ जो है वो स्टाइपेंड्स में दिया जाएगा। स्टाइपेंड बेसिकली क्या होता है? देखो, जब आप ट्रेनी होते हैं, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है ना। ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या दिया जाता है? स्टाइपेंड दिया जाता है। तो आप बेसिकली उस कंपनी के क्या बन जाते हैं? अप्रेंटिस। क्या बन जाते हैं? अप्रेंटिस ना। यहां पर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। सो बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉयर है, वो आपको स्टाइपेंड दे रहा है, मान लो 16,000, उसमें से जो 50% है, 50% तो एम्प्लॉयर देगा, मतलब 8,000 एम्प्लॉयर अपनी जेब से देगा, और 8,000 कहां से आएगा? गवर्नमेंट देगी। तो इससे क्या एनहांस होगा? जो फ्रेशर्स हैं, जिनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो एम्प्लॉयर पे बर्डन कम करना चाहते हैं। नहीं तो एम्प्लॉयर फ्रेशर्स को नहीं रखते, वो क्या मांगते हैं? एक्सपीरियंस प्लेयर्स। क्यों एक्सपीरियंस मांगते हैं? कि ट्रेनिंग ना देनी पड़े, स्टाइपेंड ना देना पड़े। अब यहां पर गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रही है? एम्प्लॉयर को सपोर्ट कर रही है कि भाई 50% आप दीजिए, 50% हम देंगे। तो यहां पर आपको तभी NATS जो है वो बेसिकली देखने को मिलता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम, राइट। सो बेसिकली यहां पर क्या किया जाएगा? डिस्पर्स किया जाएगा, वही आपको देखने को मिलता है 50% टू अप्रेंटिसेस वाया DBT। DBT के द्वारा ये जो 50%, मतलब अगर उसकी 16,000 स्टाइपेंड है, 8,000 उसका एम्प्लॉयर देगा और 8,000 गवर्नमेंट दे देगी सीधा DBT करके, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा अप्रेंटिस के आपके खाते में आ जाएगा। नाउ इट इज डेवलप्ड इन हाउस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, विद AICTE एंड बोथ्स। सो यहां पर आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका काम क्या है? इट मैनेजेस अप्रेंटिसशिप लाइफ साइकिल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट्स एंड स्टाइपेंड डिस्बर्सल। इट अलाइंस विद द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन एनहांसिंग द स्किलिंग। स्किल को एनहांस करने के लिए ही ये बनाई गई है। अप्रेंटिसशिप सेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे IITs, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स में इसको दिया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल हेल्प एस्टैब्लिशमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज मैनेज वैकेंसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, supporting young graduates and diploma holders with employability skills and monthly stipends. So basically employers, क्योंकि ज्यादातर जो freshers हैं, apprentices हैं, उनको यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है उनको कि भाई आप यहाँ पर इनको स्किल प्रोवाइड करो, नॉलेज प्रोवाइड करो, जिससे कि इनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ पाए। क्लैरिटी है? ठीक है जी। सो ये NATS का काम है, NATS 2.0। ना अगर हम यहाँ पर NATS की बात करते हैं, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका मकसद ही क्या है? स्किल करना इंडियन यूथ को, ठीक है, फॉर स्किलिंग इंडियन यूथ इन ट्रेड डिसिप्लिन्स। अगर NATS स्कीम की बात करते हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, इट वाज अमेंडेड इन 1973, ऑफर्स ग्रेजुएट, डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर्स अ प्रैक्टिकल hands on the job training based skilling opportunities with duration ranging from 6 months to 1 year. So 1 साल तक आपको क्या प्रोवाइड करी जाती है? यहाँ पर स्किल प्रोवाइड किया जाता है, अप्रेंटिसेस प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ड्यूरेशन कितने की है? 1 साल तक की यहाँ पर आपको ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जिसमें से 50% कौन देता है? एम्प्लॉयर, और 50% कौन देता है? इट इज दी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है किसके अकाउंट में? अप्रेंटिसेस के अकाउंट में, जिससे कि आपकी स्किल एनहांसमेंट हो पाए, राइट। सो वील प्रैक्टिस एन MCQ रिगार्डिंग दिस। सो आप देख सकते हैं NATS स्कीम इज अ प्रोग्राम इक्विपिंग टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स required in the field of work. Which of the following statements are correct about the scheme? First है, it is a 6-month program. The apprentices are imparted training by the organizations at their place of work. During the period of apprenticeship, the apprentices are not paid a stipend. आपको स्टेटमेंट्स बतानी है, कौन सी करेक्ट है? 1 and 2, 2 only, 3 only, और इज इट D 2 and 3 only? हाँ जी, अभी हम पढ़ के आए हैं, इसको पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है बच्चे, इट इज B 2 only। ना देखिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं एक 6 मंथ प्रोग्राम, देखिए वेरी करता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है? 1 ईयर। कितना हो सकता है? 1 ईयर।
तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रेंटिसेस आर इम्पार्टेड ट्रेनिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यस, जो ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्रेंटिस लगेंगे वहां पर ही इनको स्किल प्रोवाइड करा जाएगा। सेकेंड इज ट्रू। थर्ड की अगर बात करते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप द अप्रेंटिसेस आर नॉट पेड अ स्टाइपेंड, दे आर पेड अ स्टाइपेंड। ठीक है, जिसमें से 50% रेशो किसकी होती है, एम्प्लॉयर की, और 50% कौन देता है, इट इज दी गवर्नमेंट। क्लैरिटी है? ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है, इसलिए आंसर आपका क्या बन जाता है, इट इज टू ओनली। राइट, आई होप क्लैरिटी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नैट्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज निपुण भारत मिशन। ना निपुण भारत मिशन की अगर बात करते हैं, इट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, भारत मिशन। ना देखिए ये क्यों चलाया गया है, निपुण भारत क्यों चलाया गया है। जब हमने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स देखे, स्पेशली जब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रथम रिपोर्ट की, ना जब हम उसकी बात करते हैं तो वहां पर देखने को मिला है कि एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा वो फर्स्ट क्लास की बुक को रीड नहीं कर पा रहा है, फर्स्ट क्लास के मैथमेटिक्स के सम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स हैं, वो नहीं है। इसीलिए यहां पर इनिशिएटिव लिया गया है, किसका, निपुण का, जिससे हम क्या कर सकें, बच्चों को निपुण बना सकें। किसमें, रीडिंग में और बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स में। क्लैरिटी है? ठीक है, सो आप यहां पर देख सकते हैं अबाउट निपुण प्रोग्राम। अब ये लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। बेसिकली ये क्या, किस पे फोकस करना चाहता है, फाउंडेशनल लिटरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब क्या है, रीडिंग कर सके, राइटिंग कर सके और न्यूमरेसी स्किल्स इसके पास आ सके। प्राइमरी गोल क्या है, ये 3 से 9 साल के बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक रीडिंग, बेसिक राइटिंग और बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आता हो। सो उसको ये फोकस में रखते हुए ही स्कीम बनाई गई है। Now, by the end of grade 3, approximately 8 to 9 years, every child should possess the necessary competencies in reading, writing, and basic math. So basically, तीसरी क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर बेसिक रीडिंग आ जाए, बुक को रीड कर पाए, सेंटेंसेस को रीड कर पाए, सेंटेंसेस बना पाए, समझ पाए, कॉम्प्रिहेंड कर पाए। रीडिंग ही सब कुछ नहीं है, रीडिंग करके आप उसको एनालाइज भी कर सकें, कॉम्प्रिहेंड भी कर सकें, वो बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। तो एज ग्रुप कौन सा है, इट इज 3 to 9 years, 3 to 9 years। क्लैरिटी है ना? सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं आप बता चुकी हूं। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं 2020 की, यहां पर फाउंडेशनल लिटरेसी पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए भी निपुण भारत चलाया गया है, जिससे कि हम एनईपी के गोल्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। यूनिवर्सल एक्सेल ना, अगर निपुण भारत की बात करते हैं तो ये इंश्योर करता है दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी बच्चा लेफ्ट बिहाइंड ना हो, रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी बात की गई है। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी। अगर आपको यही नहीं आती है तो आप 4th, 5th, 6th रादर अपने, जब तक आप यहां पर स्टडी करेंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। सो इसीलिए यहां पर क्या कहा गया है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। राइट, सो ये आपको सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इसको ओवरसी करेगी। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग की अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, दे आर प्रिपेयरिंग इंप्लीमेंटेशन प्लान्स कि भाई कैसे इंप्लीमेंट करना है। रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाएगी। प्रोग्रेस टुवर्ड्स 2026 एंड 27 कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं एनसीईआरटी के और सीबीएसई के। ना एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं तो क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाती हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक पिवटल रोल निभाएगा, जिससे कि हम यहाँ पर जो बेसिक फाउंडेशनल लर्निंग न्यूमरेसी स्किल्स हैं वो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर पाएं। जैसे करिकुलर फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, असेसमेंट टूल्स क्या होने चाहिए इस निपुण भारत प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए। ऐसे ही जो सीबीएसई है वो एक्टिवली सपोर्ट करेगी इस मिशन को बाय इंटीग्रेटिंग फाउंडेशनल लर्निंग न्यूमरेसी स्किल्स competencies into the curriculum। इस करिकुलम में ये जो फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स हैं इसको एनहांस कैसे किया जाएगा, कैसे इसकी इवैल्यूएशन होगी, उसको भी इनकलकेट किया जाएगा। तो कोलैबोरेटिव एफर्ट दोनों का है, एनसीईआरटी का भी और सीबीएसई का भी। नोडल एजेंसी कौन सी बन जाती है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
क्लैरिटी है, ठीक है जी। सो दिस इज निपुण भारत। नाउ प्रैक्टिस एमसीक्यू आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है निपुण भारत के बारे में। इट एम्स टू इंप्रूव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑफ द चिल्ड्रन in the age group of 3 to 9 years. It emphasizes the importance of using a child's mother tongue in teaching. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है, only one, only two, both one and two, or is it D, neither one nor two. So again लॉजिक अप्लाई कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इसको लिंक कीजिए एंड उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर है बच्चे सी, यहां पर दोनों ही है। देखिए एनईपी की अगर बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि ये जो निपुण भारत है ये अलाइंड है एनईपी से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही, तो यहां पर बेसिक लिटरेसी स्किल्स सिखाए जाएंगे 3 से 9 साल के बच्चों को। किस तरह कोलैबोरेशन एफर्ट चलना है तो वो एनसीईआरटी और सीबीएसई देखेगा। साइमल्टेनियसली आप देख सकते हैं यहां पर जब हम एनईपी की बात करते हैं तो वहां पर यह कहा गया है कि जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो किस में हो, मदर टंग में हो, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये भी प्रमोट किया जाता है कि क्योंकि बच्चे को जल्दी समझ आता है जब उसके मदर टंग में आप सिखाते हो, तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि जो प्राइमरी स्किल्स देने हैं, उसको प्राइमरी तक बच्चों को एजुकेशन देनी है, वो किस में दे सकते हैं, वो मदर टंग में दे सकते हैं। इंपॉर्टेंस बताई गई है, ठीक है। इट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग चाइल्ड्स मदर टंग इन टीचिंग। क्लैरिटी है, ठीक है जी। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती हैं, राइट। सो दीज वर द न्यूज। अगेन देखिए हमने काफी सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स यहां पर डिस्कस किए हैं। सारी ही प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई वुड सजेस्ट जैसे ही आप ये लेक्चर देखेंगे उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ से उसको एक बार रीड कीजिए। वट एवर आई हैव हाईलाइटेड दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए बोल्ड लेटर्स में बहुत सी चीजें लिखी होती है, वही इंपॉर्टेंट है। एंड इवेंचुअली आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू सो मच।